नीचे लिख लें, क्योंकि ये इसी की रूलिंग है। मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस का मिष्टी मतलब होता है ऐसे सर्कमस्टेंसेस जिससे कि आप किसी व्यक्ति को वो पेनाल्टी देने से बचो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कल हमने डिस्कस किया था, ठीक है, हाँ बता रहा हूं बेटा, कल हमने डिस्कस किया था कि अगर मान लीजिए कि किसी एक पर्सन ने रिवेंज में मर्डर किया है, वो अदरवाइज एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन था, उसने रिवेंज में मर्डर किया है, या फिर कोई एक ऐसा पर्सन था जिसने कि बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आकर के मर्डर किया, ठीक, ऑप्रेस था, डिप्रेस था और उसने मर्डर किया। तो सर्कमस्टेंसेस कुछ ऐसे हैं जहां आप उसको हो सकता है डेथ पेनाल्टी ना दो, लेकिन अगर ये सर्कमस्टेंसेस पूरी तरीके से जज किए जाए कि रिवेंज भी था, मान लीजिए डिप्रेशन भी था, स्टिल स्टिल द ऑफेंस इज कोल्ड ब्लडेड, द ऑफेंस इज कोल्ड ब्लडेड, मतलब कि even though it was a revengeful crime, even though it was a depression based crime, but the offense was cold blooded, कि भाई व्यक्ति रिवेंज ले रहा था तो उसने इतनी तगड़ी प्लानिंग प्लॉटिंग की कि उसके बचने के पूरे पूरे चांसेस थे, ठीक, उसने वेल प्लान्ड तरीके से किसी व्यक्ति का मर्डर किया और उसके बाद बारबेरिकली उस व्यक्ति की मान लीजिए बॉडी को डिस्पोज ऑफ कर दिया, या बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करके उन्हें अलग अलग जगहों पे दफना दिया, या उसे पका करके खा गया, ठीक। तो इन ऑल ऑफ दीज केसेस जो ये रिवेंजफुल क्राइम हो सकते हैं, या डिप्रेशन बेस्ड क्राइम हो सकते हैं, या फिर साइकोपैथ बेस्ड क्राइम हो सकते हैं, वो सभी कुछ वो सारे मिटिगेटिंग फैक्टर्स जो हैं जिनसे कि किसी व्यक्ति को उसकी सजा कम हो सकती है, उसके बावजूद भी सजा कम नहीं होती, क्योंकि आप बंदे को समझो ना, बंदा इतना बारबैरिक एक्ट कर रहा है, इतना ब्रूटल एक्ट कर रहा है कि आप उसके पीछे का रिवेंज, उसके पीछे का डिप्रेशन, उसके पीछे का कोई और दूसरा एंगल कंसिडर भी नहीं करो, ठीक। कैनिबलिज्म भाई सिंपल सी चीज है, कोई व्यक्ति भूखा है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि इंसान को मार के उसी को खा जाएगा। अब भूखे थे तुम, बहुत अच्छी बात है, बहुत भूखे थे, यस, लेकिन कैनिबलिज्म को तो डडली स्टीफन का केस भी सपोर्ट नहीं करता। जब एकदम आप डायर नीड में मर भी रहे हो तो भी आप, जब तक कोई व्यक्ति मर नहीं जाता तब तक आप उसे खुद मार के खा भी नहीं सकते, दैट्स द रूल, ठीक। तो ये मिटिगेटिंग फैक्टर्स जो हैं, अगर ये मिटिगेटिंग फैक्टर्स को कंसीडर करने के बावजूद लगता है कि व्यक्ति को डेथ पेनल्टी होनी चाहिए मिस्टी, तो डेथ पेनल्टी हो जाए, दैट्स द पॉइंट, ठीक। आई होप यू गॉट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट, ठीक। टू मींस दैट फेवरिंग सर्कमस्टेंसेस आर नॉट सफिशिएंट टू सेव इट फ्रॉम डेथ पेनल्टी, एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक। मतलब ऐसे फैक्ट जो पनिशमेंट कम कर सकते हैं, जो उसके फेवर में हो सकते हैं, वो भी दब गए हैं इस बंदे की ब्रूटैलिटी क्या, दैट इज इट। जहां आपने रेयरेस्ट ऑफ द रेयर लिखा है, या फिर रादर जो दूसरा पॉइंट है, नॉट रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, इसके नीचे लिखिएगा बारबैरिक एंड ब्रूटल ऑफेंसेस, बारबैरिक एंड ब्रूटल ऑफेंसेस, मतलब बहुत ही बर्बर और क्रूरता के साथ किया हुआ कोई ऑफेंस, ठीक। किसी को मार के नहीं खा सकते भाई, कोई कितना, जब तक कोई व्यक्ति, आप समझ लो इस बात को, यू कैन नॉट किल अ पर्सन, यू कैन नॉट किल अ पर्सन, इवन ड्यूरेस में भी यू कैन नॉट किल अ पर्सन, सीधा ऐसा, ठीक। नुपुर बेटा, रोहित को जज मत करो, वो सिर्फ ऐसे सोच रहा है, ठीक है, वो सिर्फ सोच रहा है, उसके दिमाग में कोई अभी हॉस्पिटल में पड़ा हुआ इंसान नहीं है ना रोहित? रोहित सही है ना, ये मैं सही बोल रहा हूँ बेटा, प्लीज, हाँ, थैंक यू, हाँ, खुद मर जाओ भूखे, लेकिन आप किसी और को मार नहीं सकते, दैट्स द फैक्ट। ये मिग्नोनेट में बोला गया था कि तुम भूखे मर जाते, लेकिन ये नहीं करना चाहिए, ठीक। चलो आगे लिख लें, इसी के नीचे, इसी के कॉन्टेक्स्ट में, Why am I making you guys write this point? Number one, ये आप लोगों को अगर डेथ पेनल्टी पे क्वेश्चन आता है आईपीसी में हेल्प करेगा, डेथ पेनल्टी पे क्वेश्चन आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हेल्प करेगा, डेथ पेनल्टी पे ऐसे राइटिंग आता है उसमें हेल्प करेगा, अगर डेथ पेनल्टी से रिलेटेड आपसे इंटरव्यू में कोई सवाल पूछा जाता है तो वहां भी हेल्प करेगा। सो जस्ट राइट दिस डाउन, लिख लीजिए, इफ आफ्टर टेकिंग इनटू कंसीडरेशन, नहीं, हाँ सेकंड पॉइंट के नीचे, ये स्टार पॉइंट नहीं, अलग नहीं, ये इसी केस के अंदर है, ठीक, बट पॉइंट्स में नहीं, कार्डिनल क्वेश्चंस दो हैं, उसके अलावा इफ आफ्टर टेकिंग इनटू कंसीडरेशन all these circumstances, it is felt that death sentence, is warranted, the court would proceed to do so. If after taking into consideration all these circumstances, it is felt that death sentence is warranted, the court would proceed to do so. फुल स्टॉप। अब शायद किसी ने ऊपर पीछे एग्जांपल पूछे थे कि सर इसके कुछ एग्जांपल्स बता दीजिए, उसी के लिए लिख लीजिए, एक लाइन छोड़ के लिखिएगा, सर हमें दूसरे एजुकेटर्स के रिकॉर्डेड वीडियोस देखना है तो देख सकते हैं, हाँ पालीवाल सर, अच्छा तंसुख सर, हाँ देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं भैया, आराम से, ठीक। नेक्स्ट लाइन में लिख लीजिए, thus where a murder is premeditated, or is committed in an organized manner, or by a hired assassin, मतलब भाई सुपारी देके मरवाया गया, or where it is gruesome, barbaric, death sentence seems to be a proper punishment
seems to be a proper punishment in all of these cases. Death sentence seems to be a proper punishment in all of these cases. ठीक है, हायर्ड असैसिन मतलब वही सुपारी देना, मतलब पैसे देके किसी की किलिंग करवाना, दैट्स इट. ठीक है, अंचल साहब को आंसर कर दो मोहित, इनफैक्ट टेलीग्राम पे हायर कर दो, वहां पे मतलब टेलीग्राम पे डायरेक्ट कर दो, वहां पे समझा दो. ठीक है, हेल्प हिम आउट विद दैट. चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फर्दर टॉकिंग अबाउट द डेथ सेंटेंस के बाद. ठीक है, डेथ सेंटेंस के बाद जो नेक्स्ट रूल एप्लीकेबल होता है दैट इज लाइफ इंप्रिजनमेंट. अब लाइफ इंप्रिजनमेंट बहुत छोटा सिंपल सा इंप्रिजनमेंट का कॉन्टेक्स्ट है. लाइफ इंप्रिजनमेंट मींस इंप्रिजनमेंट फॉर अ पर्सन्स नेचुरल लाइफ और अ पर्सन्स रिमाइंडर, हाँ लिख लीजिए इसको, ऑफ नेचुरल लाइफ लिख लीजिए. लाइफ इंप्रिजनमेंट मींस इंप्रिजनमेंट for a person's remainder of natural life, मतलब जितना आपका जीवन बचा है आजीवन, थ्रू आउट लाइफ आप प्रिजन में रहेंगे, रिमाइंडर ऑफ नेचुरल लाइफ. ठीक, फुल स्टॉप. इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या LI लिख लो सीधे. लाइफ इम्प्रिजनमेंट means rigorous life imprisonment and not simple life imprisonment. हाँ, even that, रोहित, ये हो गया लाइफ इंप्रिजनमेंट. सो जब भी लाइफ इंप्रिजनमेंट दिया जाएगा वो सिंपल कभी नहीं होगा, हमेशा रिगरस होगा. नेक्स्ट हम लोग आते हैं इंप्रिजनमेंट पे. अब इंप्रिजनमेंट दो टाइप की होती है, सिंपल और रिगरस. ठीक, इंप्रिजनमेंट इज ऑफ टू टाइप्स, सिंपल एंड रिगरस. ठीक, अब सिंपल और रिगरस में क्या चीज ध्यान में रखनी है. जब आप सिंपल और रिगरस इंप्रिजनमेंट को पढ़ते हैं तो आपको समझना है कि रिगरस इंप्रिजनमेंट का मतलब क्या है. रिगरस इंप्रिजनमेंट मींस इंप्रिजनमेंट विद हार्ड लेबर. ठीक, imprisonment with hard labor. Now, looking at the context of hard labor, what exactly is hard labor? लिख लीजिए, what is hard labor? किसी व्यक्ति से अगर हार्ड लेबर करवाया जा रहा है, रिगरस इंप्रिजनमेंट है, तो क्या होता है? लिख लीजिए, हार्ड लेबर. मनीष, इसमें 14 ईयर वाला रूल नहीं है, वो कम्यूटेशन, आगे लिखेंगे. ठीक, सो लिख लीजिए, हार्ड लेबर इंक्लूड्स, नंबर 1 लिख लें, grinding corn, number 2 digging earth, ठीक. थर्ड, cutting firewood, fourth, drawing water, etc. मतलब मेहनत मजदूरी करवाई जाती है और दैट इज इट. ठीक, अच्छा, अब एक और सवाल बनता है. सवाल ये है कि क्या अगर कोई व्यक्ति सिंपल इंप्रिजनमेंट में, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति सिंपल इंप्रिजनमेंट में, भाई ग्राइंडिंग कॉर्न, वही बात, चक्की पीसना. सो अगर कोई व्यक्ति सिंपल इंप्रिजनमेंट में है तो क्या उससे हार्ड लेबर करवाया जा सकता है? मान लो कि कोई व्यक्ति सिंपल इंप्रिजनमेंट में, जेलर साहब का एक दिन मन किया कि यार ये बंदा चक्की पीसता हुआ कैसा लगेगा, मैं इसकी एक फोटो ले लूं, जाके बच्चों को दिखाऊंगा, ठीक, कि ये बंदा चक्की पीसता हुआ कैसा दिखता है. कैन ही डू दैट? ऑब्वियसली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट. अगर कोई व्यक्ति सिंपल इंप्रिजनमेंट में, सॉलिटरी का नेचर ही रिग्रेस होता है. सॉलिटरी में आपसे हार्ड लेबर नहीं करवाया जाता. एक वेब सीरीज आई थी, शायद आपने नाम सुना हो, सेक्रेड गेम्स, उसका सबसे क्रूड एग्जांपल मिलता है, सेक्रेड गेम्स. ठीक सर, तिहाड़ जेल प्रोडक्ट्स आते हैं जैसे तिहाड़ नमकीन एक्सेट्रा, तो वो भी रिग्रेस इंप्रिजनमेंट में काउंट होगा या नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में? जनरली वो नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में होता है. ठीक, उसमें रिग्रेस और सिंपल दोनों के ही लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं. जनरली लोग खुद से ही करते हैं. ठीक, अब ये जो सेक्रेड गेम्स है, ठीक है, सेक्रेड गेम्स, अगर मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपने देखा है नहीं देखा, बट इट्स अ फैक्ट. सेक्रेड गेम्स में ये जो कैरेक्टर है गणेश गायतोंडे का, ठीक, गणेश गायतोंडे को, हाँ इवन इन RRR बहुत सारी मूवीज, ठीक है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, इट्स अ फैक्ट. बेस्ट अगर आपको एग्जांपल देखना है कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कहाँ
कैसे दिया जाता है, तो दैट इज शॉशैंक रिडेम्पशन, द मूवी शॉशैंक रिडेम्पशन, उसमें दिखाया है। ठीक, खैर बेसिकली एक टोटल ब्लैकआउट रूम होता है, कमरा होता है पूरी तरीके से बंद, ठीक, उसमें लाइट का भी कोई स्कोप नहीं होता है, ठीक, दैट इज इट। ये है पूरा का पूरा हिसाब किताब, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, बस खाली एक बंद कमरा है, आपको उसी में रख दिया जाता है, दैट इज ऑल। ठीक, अब बंद कमरा है, जेट ब्लैक है, आपको कहीं से लाइट नहीं आ रही है, एंड यू आर टोटली टोटली यू आर ब्लैंक। ये होता है सॉलिटरी कंफाइनमेंट। तो इसमें हार्ड लेबर नहीं आता, लेकिन सॉलिटरी कंफाइनमेंट जो है, आप कॉमन सेंस लगा के बताइए, क्या सिंपल इंप्रिजनमेंट जिस व्यक्ति को मिला हुआ है उसे कभी सॉलिटरी कंफाइनमेंट दिया जाएगा? कॉमन सेंस लगा के बताइए, नहीं दिया जाता। इफ अ पर्सन हैज बीन गिवन अ सिंपल इंप्रिजनमेंट, उसको सॉलिटरी कंफाइनमेंट में नहीं रखा जाता, दैट्स अ फैक्ट। ठीक है, सो नहीं सकते, बहुत छोटा सा होता है, हाइट कम होती है, बदबू रहती है, साफ सफाई नहीं रहती है, तो इट्स कंप्लीटली माइंड ब्रेकिंग काइंड ऑफ। ठीक, दैट्स व्हाट अ सॉलिटरी कंफाइनमेंट इज। चल फिर आगे इसमें एक दो पॉइंट्स लिख लीजिए सिंपल और रिग्रेस के लिए, जस्ट अ फ्यू पॉइंट्स, जस्ट अ फ्यू पॉइंट्स। सिंपल में कुछ नहीं होता बेटा, सिंपल में सिर्फ व्यक्ति को उठा करके प्रिजन में रख दिया जाता है, व्यक्ति को उठा करके प्रिजन में रख दिया जाता है। लिख लीजिए, इसी पे कंफाइनमेंट पे लिख लें। देयर आर broadly two types of prisoners. There are broadly two types of prisoners. वैसे तीन तरीके के होते हैं, बट हम दो पढ़ रहे हैं मोटे मोटे। ठीक, नंबर वन, अंडर ट्रायल प्रिजनर्स, under trial prisoners, and number two are convicted prisoners. Convicted prisoners. तो जनरली जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स होते हैं, आप कॉमन सेंस खुद लगा के बताएं, क्या अंडर ट्रायल प्रिजनर्स को सिंपल इंप्रिजनमेंट में रखोगे या रिग्रेस में रखोगे? अंडर ट्रायल प्रिजनर्स वो होते हैं जिन पे ट्रायल चल रहा हो, जिनका भी सजा जो है वो अभी डिसाइड नहीं हुई है, सिद्ध नहीं हुई, तो उसको सश्रम आप कारावास दोगे किसी व्यक्ति को, या फिर सिंपल इंप्रिजनमेंट, साधारण कारावास। यस, रिमेंबर दिस। जितने मैं सवाल पूछते जाऊंगा ना, वो बेसिकली आपके जज वाले टिश्यूज को बिल्ड करेगा। सो डू आंसर द क्वेश्चंस ऑनेस्टली। सो अंडर ट्रायल जब लोग होते हैं तो उन्हें सिंपल इंप्रिजनमेंट में रखा जाता है। कन्विक्टेड प्रिजनर्स जो होते हैं उन्हें कोर्ट के डायरेक्शन के बेसिस पे रखा जाता है, यानी कि वो सिंपल में भी जा सकते हैं और रिग्रेस में भी जा सकते हैं। रिमेंबर दैट पॉइंट। ठीक, ये रूल है। ओके, चलिए इसके अलावा एक और थर्ड कैटेगरी होती है। अच्छा, इसके अलावा थर्ड कैटेगरी क्या हो सकती है? कैन समबडी थिंक ऑफ इट? कैन समबडी थिंक ऑफ इट कि इसके अलावा थर्ड कैटेगरी क्या हो सकती है? जुवेनाइल हैबिचुअल डिटेंशन, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक, नॉट सस्पेक्ट्स को आप नहीं रखते, इट इज बेसिकली प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, यस, वेरी गुड। नॉट सस्पेक्ट, रिमांड, हाँ कह सकते हैं, रिमांड भी हो सकता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन, यस करेक्ट गुलिस्ता, ठीक है, यस वीना करेक्ट, पीडी। प्रिवेंटिव डिटेंशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन के प्रिजनर्स को रखा जाता है, इन्हें भी सिंपल ही रखा जाता है, रिग्रेस में नहीं रखा जाता। ठीक, दैट्स व्हाट इट इज। ओके, ये होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। जुवेनाइल्स के लिए जुवेनाइल होम्स होते हैं। इफ इट इज अ जुवेनाइल, जुवेनाइल के लिए अलग रिहैबिलिटेशन टाइप के होम्स होते हैं। ठीक है, अलग घर होते हैं, उनको जेल में हार्डन क्रिमिनल्स के साथ नहीं रखा जाता। ठीक, सो रिमेंबर दिस पॉइंट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ, ठीक, देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रिजनर्स, अंडर ट्रायल, कन्विक्टेड प्रिजनर्स। स्टार बना करके लिख लीजिएगा, प्रिवेंटिव डिटेंशन वाले भी हो सकते हैं, और स्टार बना करके एक और पॉइंट लिख लीजिएगा, अंडर ट्रायल्स, अंडर ट्रायल्स आर, क्या जेल की पुलिस अंडर ट्रायल अक्यूज से 161 का इंटेरोगेशन कर सकता है? अगर आईओ कहे तो नहीं होता। जनरली अगर कोई अंडर ट्रायल प्रिजनर है, ठीक, तो उसको जितना टाइम रिमांड होम में, आई मीन जितना टाइम उसे मिलता है एज एन पुलिस कस्टडी में, उतने ही टाइम का इंटेरोगेशन होता है, उसके बियॉन्ड नहीं होता। ठीक, दैट्स द पॉइंट। रिमांड इज कंसिडर्ड एज दिस ओनली, जुडिशियल कस्टडी ही होती है। रिमांड दोनों हो सकती है ना, पुलिस रिमांड भी हो सकती है, जुडिशियल रिमांड भी हो सकती है। तो जब लॉकअप में रखा जा रहा है तो पुलिस रिमांड है, और अगर किसी व्यक्ति को जेल भेजा जा रहा है तो वो इसी थर्ड कैटेगरी में, स्टार कैटेगरी में आप इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक, अंडर ट्रायल जैसा ही आप उसको मान सकते हैं। ठीक, ट्रीटमेंट वही होता है, दैट इज इट। ठीक है, अंडर ट्रायल्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू वर्क इन जेल, दे आर नॉट सब्जेक्टेड टू दिस हार्ड लेबर। चलो अब नेक्स्ट सेक्शन की तरफ आ जाते हैं, सेक्शन नंबर 53A। ओपन योर बैरक्स, बैरक को एक बार खोलिएगा।
यहां तक हमने जो पनिशमेंट्स के बारे में पूरी जानकारी ली, क्या वो आप लोगों को समझ में आई? प्लीज फटाफट से बताएं। यही पॉइंट था कि अंडर ट्रायल प्रिजनर्स आर नॉट सब्जेक्टेड टू लेबर, आर नॉट रिक्वायर्ड टू डू वर्क इन जेल, दैट्स इट। ठीक, चलिए अब चलते हैं सेक्शन नंबर 54 की तरफ। पनिशमेंट से आने के चांसेस कम है, लेकिन अगर आप पनिशमेंट कोड कर पाते हैं तो दैट वर्क्स इन योर फेवर। ठीक है, सो ना प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब होता है, मान लीजिए कि अगर कोई ऐसा मान लीजिए कोई इवेंट है जहां पे, या कोई फेस्टिवल है जहां पे सरकार को ऐसा लगता है कि भाई इस व्यक्ति को अगर बाहर रखा गया तो ये दंगे भड़का देगा या ये पब्लिक पीस को हैम्पर कर देगा, ऐसे व्यक्ति को क्या किया जाता है? ऐसे व्यक्ति को कुछ टाइम के लिए उठा करके जेल में रख दिया जाता है कि भैया तू अलग है। दैट इज 53, दैट इज प्रिवेंटिव डिटेंशन। ठीक, सो टॉकिंग अबाउट सेक्शन 53A, इसको एक बार पढ़ते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंस टू ट्रांसपोर्टेशन। गाइस जस्ट टेक 1 मिनट एंड रीड इट। इसको वैसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट एक बार पढ़ लीजिए, जस्ट रीड इट। डेथ पेनल्टी के जो दोनों पॉइंट्स हैं नृतिका, वो ये स्टैब्लिश करते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति है जिसको डेथ पेनल्टी होनी है, तो कोर्ट डेथ पेनल्टी देने से पहले उन दोनों क्वेश्चंस को कंसिडर करेगा। पहला, कि कहीं ये मामला एकदम असाधारण, अनकॉमन, बारबैरिक, बहुत ब्रूटल तो नहीं है, और दूसरा कि सारे मिटिगेटिंग फैक्टर्स को देखने के बावजूद भी क्या इस व्यक्ति को माफी नहीं दी जा सकती। ये दोनों पॉइंट्स, ठीक है नृतिका, आई होप यू गॉट द रूल। ओके, गुड इवनिंग आरव, फटाफट रीड कीजिए एंड लेट मी नो, राइट? डन, क्योंकि आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट, वो सीधा पॉइंट है, देयर इज नथिंग रिलेटिंग टू अ कॉन्सेप्ट इन दैट। ठीक, डन। चलो आगे चलते हैं, टॉकिंग अबाउट सेक्शन नंबर 54। अब देखिए जरा, यस, सो सवाल है कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है एंड स्टूडेंट्स जनरली यहाँ पे मिस आउट कर जाते हैं, इस पे डिस्कशन काफी अच्छा खासा हो सकता है। बहुत अपन डिस्कशन नहीं करेंगे, सिर्फ नोट मेकिंग करेंगे, बट स्टिल इट इज इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन इज कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ। तो सवाल क्या है? इन एवरी केस इन विच द सेंटेंस ऑफ डेथ shall have been passed, the appropriate government may, without the consent of the offender, commute the punishment for any other punishment provided by this code। ठीक है, मतलब अगर डेथ पेनाल्टी हुई है और, ठीक है, इसके बाद फॉर एग्जाम्पल हमारा जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अगर यूनियन लेवल का मामला है तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, और अगर स्टेट लेवल का मामला है तो स्टेट गवर्नमेंट। जो भी हमारी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, अगर उसको लगता है, इफ दे फील कि यहाँ पे इस डेथ पेनाल्टी को कम्यूट कर देना चाहिए, कम कर देना चाहिए, कॉम्पैक्ट कर देना चाहिए, उसका नेचर चेंज कर देना चाहिए, तो फिर वो डेथ पेनाल्टी को कम्यूट कर सकते हैं। ठीक, वो अगर चाहें तो डेथ पेनाल्टी को कम्यूट कर सकते हैं, उसके नेचर को चेंज कर सकते हैं। दैट इज द रोल ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इन सेक्शन नंबर 54। बट देयर इज अ पॉइंट ओवर हियर, देयर इज अ कैच। एक सवाल बार बार उठता है कि क्या हाई कोर्ट के पास या सुप्रीम कोर्ट के पास कम्यूटेशन का पावर है? क्या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पास कम्यूटेशन का पावर है? श्योर है, बताएं, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पास क्या कम्यूटेशन का पावर है? क्योंकि अगर हम लोग सीआरपीसी को उठा के देखें तो सीआरपीसी तो ये बोलता है कि भाई रिविजनल पावर में बहुत तुम कर लोगे तो भी कन्विक्शन का अक्विटल तो नहीं कर सकते, पलट तो नहीं सकते। ठीक, दैट इज द पॉइंट। और अगर सीआरपीसी में 433 उठा के देख लो तो कम्यूटेशन किसका किसका डिस्क्रिशन है? कम्यूटेशन इज द डिस्क्रिशन ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का, सरकार का, ये एक एग्जीक्यूटिव डिस्क्रिशन होता है। यस, दैट्स द कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, यू कैन रीड इट विद सेक्शन 433 एज वेल। तो सवाल ये उठा कि मान लो अगर किसी व्यक्ति को डेथ पेनाल्टी हुई, बट डेथ पेनाल्टी जब हुई, डेथ पेनाल्टी से लेकर के एग्जीक्यूशन तक, डेथ पेनाल्टी से लेकर एग्जीक्यूशन तक अगर एक अनजस्टिफाइड डिले है, अगर एक अनजस्टिफाइड डिले है, तो क्या कोर्ट, अब भैया हमने तो डेथ पेनाल्टी दे दी, जज ने तो डेथ पेनाल्टी दे दी, एग्जीक्यूशन का काम जज का नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट का है, लेकिन अगर अनजस्टिफाइड डिले हो जाए, अनएक्सक्यूजेबल डिले हो जाए, तो क्या कोई कोर्ट ऑफ लॉ, इन मोस्ट ऑफ द केसेस द सुप्रीम कोर्ट, क्या वो इस डेथ पेनाल्टी को कन्वर्ट करके लाइफ इंप्रिजनमेंट या किसी दूसरे टाइप का इंप्रिजनमेंट बना सकते हैं? दैट इज द क्वेश्चन। बहुत बड़ा सवाल और बहुत बड़ा डिबेटेबल टॉपिक। ठीक, इसमें कईयों सैकड़ों आपको जजमेंट मिलेंगे जिसमें ये सवाल उठता है, हर बार उठता है। ठीक, हम लोग दो केसेस पे फोकस करें। पहला, नंबर 1 लिख लीजिए, हेडिंग बनाइएगा, डिले इन एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ सेंटेंस, डिले इन execution of death sentence dash
whether it creates वो एक पॉइंट है समीक्ष, दैट इज अ पॉइंट कि गवर्नमेंट अगर चाहे तो किसी भी मामले को कम्यूट कर दे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने शिदागोवा और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें ये कहा ही है कि अगर मान लो कि बहुत ग्रेव नेचर है तो वहां कम्यूटेशन भी पॉसिबल नहीं है। दैट्स बेसिकली ठीक। सो इसे लिख लें, वेदर it will entitle the court to commute the sentence, whether it will entitle the court to commute the sentence। शत्रुघ्न चौहान, बहुत सारे ठीक है, whether it will entitle the court to commute the sentence। अब लिख लें इसे जरा, just write this down। हाँ, एग्जीक्यूशन का पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है, दैट्स ट्रू, बट सवाल ये उठ रहा है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट हमारे द्वारा पास किए हुई डेथ पेनल्टी को एग्जीक्यूट ही नहीं कर रही तब क्या करें? बात समझ में आई? अब आप इस चीज को समझो, कम्यूटेशन का पावर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास ही है, लेकिन हम यहाँ से डिसीजन देके बैठे, बंदा 8 साल से 10 साल से उसको वो जेल में ही है, उसको आपने टांगा ही नहीं, तो भैया टांग देते ना। अगर नहीं टांगा है, कोई डिले का रीजन नहीं है, तो फिर अगर हमें लगता है तो हम कम्यूट करेंगे या नहीं करेंगे, ये सवाल। सो लिख लें, देयर इज वन केस, टीवी वथीस्वरण's केस, टीवी वथीस्वरण's केस लिख लें, a 2-judge bench of Supreme Court, यही हो रहा है, that's the fact। लिख लें, a 2-judge bench of Supreme Court decided that if there is 54 में, that if there is an unjustified delay in the execution of death sentence, it can invoke Article 21, thus quashing the sentence, तो भाई इसमें तो बोल दिया कि अगर इतना आपने प्रोलॉन्ग डिले किया तो ये तो आर्टिकल 21 का वायलेशन हो गया, राइट टू लाइफ का वायलेशन हो गया। क्यों भैया? अगर उसे डेथ पेनल्टी देनी है तो दे के खत्म करो, आप टाल क्यों रहे हो? दैट्स द पॉइंट। ये था वथीस्वरण's केस। इसके बाद एक आया, प्लीज रिपीट आफ्टर, कैन समबडी हेल्प तान्या ऑन दिस पॉइंट? पॉइंट आप लिखवा दें, ठीक। दिस केस वाज ओवररूल्ड इन द केस ऑफ, लिख लें से, दिस केस वाज ओवररूल्ड इन द केस ऑफ शेर सिंह वर्सेस एसओ पंजाब। This case was overruled in the case of Sher Singh versus State of Punjab, which states that a prolonged delay in the execution of, तान्या शायद यही लाइन है, इसको लिखी लो, वहां ऊपर भी आई थी, prolonged delay in the execution of death sentence is no justification, is yet no justification to invoke Article 21, अब आ जाता है इनका पप्पा केस, मतलब जिसको सारे के सारे कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा फॉलो किया जाता है, मतलब द बेसिक रेशियो, ठीक है, द फंडामेंटल रेशियो ऑफ सुप्रीम कोर्ट, दैट इज इन द केस ऑफ त्रिवेणी बेन। आई एम वेरी श्योर ये नाम फेमसली आपने सुना होगा, त्रिवेणी बेन वर्सेस एसओ गुजरात।
त्रिवेणी बेन वर्सेस एसओ गुजरात, इसमें लिख लीजिए हाँ मैंने पूछा है शायद किसी क्विज में ही पूछा है। त्रिवेणी बेन ओलंपिक्स में था, ओलंपिक्स में एक क्वेश्चन था जो मैंने पूछा था, आई गेस इसका शिवांगी की टीम से क्वेश्चन पूछा था त्रिवेणी बेन को, जवाब नहीं दे पाए थे। This case overruled the Vatheeswaran case. This case overruled the Vatheeswaran's case, holding that yes रोहित नेक्स्ट वीक ही करवा रहा हूँ मैं, दैट्स ऑन कार्ड्स, नेक्स्ट वीक होगा, इनफैक्ट 2 हो जाएंगे आइए क्योंकि कंप्लीट हो चुका है। होल्डिंग दैट लॉन्ग डिले, दैट undue long delay in execution of the sentence of death, will entitle the condemned person to approach this court under Article 32। बहुत बड़ी बात है ये, खुद सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि भैया तुम्हारे पास मौका है, अगर ऐसा मामला हो जाए तो तुम हमारे पास आ जाओ या किसी भी कोर्ट के पास जाओ, ठीक, अंडर आर्टिकल 32, बट person to approach this court under Article 32, but the court will only examine the nature of delay caused, and the circumstances that ensued after sentence was finally conferred, by the judicial process, and will have no jurisdiction शम्स, मैं आर्टिकल 32 से रिपीट कर दे रहा हूं बेटे, फिल इन करो फटाफट। बट द कोर्ट विल ओनली एग्जामिन द नेचर ऑफ डिले caused and circumstances that ensued after the sentence was finally confirmed by the judicial process, and will have no jurisdiction to reopen the conclusion, इसको अंडरलाइन कीजिएगा, and will have no jurisdiction to reopen the conclusion reached by the court while finally maintaining the sentence of death, फुल स्टॉप। मतलब जनरली अगर आप देखो तो अनड्यू डिले हुआ है, ठीक है, कोर्ट सारे सर्कमस्टेंसेस को देखेगा, लेकिन कोर्ट के पास कभी भी ये जुरिस्डिक्शन नहीं होगा कि वो क्या कर दे, कम्यूटेशन कर दे। बट इसके आगे लिखिए, जस्ट राइट दिस डाउन, reopen the conclusion reached by the court while finally maintaining the sentence of death, full stop. Court however may consider the question of inordinate delay. Court however may consider the question of inordinate delay in the light of all circumstances of the case, to decide whether the execution of sentence
the execution of sentence, to decide whether the execution of the sentence should be carried out or should be altered into or should be altered into imprisonment for life, should be altered into imprisonment for life, imprisonment for life. Full stop. No fixed period of delay, नो फिक्स्ड पीरियड ऑफ डिले, मतलब हम ये कह रहे हैं कि 5 साल एग्जीक्यूशन नहीं हुआ तो कम्यूट कर दो, 8 साल नहीं हुआ तो कम्यूट कर दो, ऐसा नहीं होगा। कोर्ट ये देखेगी कि कितने भी साल एग्जीक्यूशन डिले हुआ हो, सर्कमस्टेंसेस अब कैसे क्रिएट हो गए, क्या एक्चुअली इस पर्सन को डेथ पेनल्टी होनी चाहिए, जस्टिफाइड है या नहीं है, कोर्ट को ये देखना है। ठीक, तो हर बार कोर्ट छोड़ दे ऐसा भी नहीं है, और हर बार कोर्ट एक डेट डिसाइड कर ले कि 5 साल 8 साल 10 साल अगर डेथ पेनल्टी एग्जीक्यूट नहीं हुई तो इसको छोड़ दे, केस टू केस बेसिस पे, एब्सोल्युटली। So write this down. No fixed period of delay could be no fixed period of delay could be held to make the sentence of death can be held to make the sentence of death inexecutable, and that is why Vatheeswaran's case cannot be said to have laid down the correct law, रीजन बताना होगा। पहली चीज, कोर्ट के पास पावर नहीं, दूसरी चीज कोर्ट सारे सर्कमस्टेंसेस देखेगी, तीसरी चीज कोई एक डेट टाइम ड्यूरेशन फिक्स नहीं है, और चौथी चीज कोर्ट अगर ये पाती है कि भाई अब इस सेंटेंस को एग्जीक्यूट करने का सेंस नहीं बनता, या जो डिले हुआ है वो अनएक्सप्लेन्ड है, अननेसेसरी था, कोई उसका जस्टिफिकेशन नहीं था, तो फिर कम्यूटेशन किया जा सकता है। ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखना। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आया, ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा था किसी ने, इसका क्वेश्चन था, हाँ नुपुर का क्वेश्चन था, सर ये विक्टिम के पार्ट पे इनजस्टिस नहीं है क्या? देखिए, दिस इज सब्जेक्टिव कि क्या ये विक्टिम के पार्ट पे इनजस्टिस है या नहीं है। व्हाई इज इट सब्जेक्टिव? ये केस टू केस बेसिस पे डिफर इसलिए करेगा क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को पता है कि उसको डेथ सेंटेंस हो चुका है, वो ऑलरेडी इसी ट्रॉमा में है, वो इसीलिए ट्रॉमेटाइज्ड है, ठीक। अब आप उसके ट्रॉमा को जितना खींचोगे कि डेथ पेनल्टी तुम्हें देनी है, अगले महीने हो सकती है, उसके अगले महीने हो सकती है, उसके अगले महीने हो सकती है, अब अगर आप इसको खींचोगे तो ये ट्रॉमेटाइजेशन को बढ़ाएगा। समझ में आया? ये पॉइंट जो वो ड्यूरेशन है ना, आप लोगों ने रामायण देखा होगा, 2020 में जब लॉकडाउन लगा था तो एक साथ टीवी पे रामायण और महाभारत दोनों आए, ठीक। एक टाइम पे रामायण चल रहा था, एक टाइम पे महाभारत चल रही थी। रामायण में देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग, ठीक है, जो कि जनरली एस्पिरेंट्स यूज करते हैं, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हमारे जैसे एस्पिरेंट्स होते हैं ना, वो बहुत यूज करते हैं। हाँ, यही रात अंतिम, यही रात भारी, इसी रात की कहानी है सारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी। याद आया? बस वही पॉइंट है यार, वही पॉइंट, ठीक है। मैंने एमपीसीजे में किया था, वो रोज सोच सोच कर मरेगा, एग्जैक्टली, यही रात अंतिम, यही रात भारी, ठीक है। शिखा, जब ये लिखा जाता है कि विदाउट द कॉन्सेंट, ठीक है, विदाउट द कॉन्सेंट या कंसेंट ऑफ द ऑफेंडर, इसका मतलब ये है कि ऑफेंडर क्या चाहता है इससे फर्क नहीं पड़ता, डजंट मैटर। ऑफेंडर की कंसेंट मांगोगे तो क्या वो कभी मना करेगा कि नहीं नहीं भैया मेरे को डेथ पेनल्टी ही दे दो, डेथ पेनल्टी मेरे लिए सही? विल ही एवर से दिस कि नहीं नहीं भैया डेथ पेनल्टी ठीक है, फालतू लाइफ इम्प्रिजनमेंट काय को दे रहे हो एक ही झटके में, ठीक है, मेरे को झटका चिकन बनना है, मेरे को हलाल चिकन नहीं बनना है? ऐसा बोलेगा क्या वो? नहीं बोलेगा ना, बोलेगा कि सर मेरे को हलाल ही नहीं चलेगा, नहीं बिकूंगा केएफसी पे, सह लूंगा थोड़ा, सीधा पॉइंट, ठीक। ये है ये रूल, ठीक, दैट इज इट।
अभी शायद ऊपर किसी ने एक क्वेश्चन पूछा है, नेहा ने पूछा है सर द एंटाइटल द, प्लीज वो पॉइंट बता दीजिए, नेहा की हेल्प करते हैं प्लीज। ठीक ठीक है, विदाउट द कंसेंट लिखा है कि मतलब उसकी कंसेंट इन मटीरियल, दैट इज वाइशिका। मतलब वो क्या बोलता है अपने पार्ट पे, इस पे पूरी तरीके से अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का जो डिसीजन होगा, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का जो डिसीजन होगा वो अनअफेक्टेड होगा कि ऑफेंडर क्या सोचता है उस बार। ठीक, त्रिवेणी बेन का केस मैं एक बार शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूं। त्रिवेणी बेन का केस ये बोलता है कि जो वथीस्वरन ने कहा है कि भाई अगर डिले हुआ, ठीक, डिले हुआ तो सीधे सीधे आप कम्युटेशन कर दो, ऐसा नहीं कर सकते। आपको डिले भी देखना है, उसके पीछे का रीजन भी देखना है। क्या अब उस पर्टिकुलर डेथ सेंटेंस को एग्जीक्यूट करने का कोई औचित्य बनता है, कोई सेंस बनता है, और क्या इस स्थिति में इस मामले को एक्चुअली कम्यूट करना है या नहीं करना है। ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस आर टू बी डिस्कस्ड फर्स्ट बिफोर अ डेथ सेंटेंस कैन बी कम्यूटेड बाय द कोर्ट इन द नेचर ऑफ अ लाइफ इंप्रिजनमेंट। देखो ध्यान से समझो, जो वथीस्वरन का केस है, आई टेल यू कि कई लोगों को समझ में नहीं आया होगा कि सर वथीस्वरन और त्रिवेणी बेन मोर और लेस सेम ही तो लग रहे हैं, फर्क क्या है। देखिए, वथीस्वरन का जो केस है वो बेसिकली जो कोर्ट ऑफ लॉ है उसको एक राइट दे दे रहा है, उसको एक पावर दे दे रहा है कि तुम बेटा जब चाहो तब कम्यूटेशन करो। डिड यू गेट द पॉइंट? ये पॉइंट समझ में आया? डिड यू गेट द पॉइंट? वथीस्वरन का जो केस है वो सीधे कोर्ट ऑफ लॉ को पावर दे रहा है कि भैया तुम्हें लगता है सामने डिले है, तुम सीधे उठा के कम्यूटेशन मारो, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, भाई बैठा है तुम्हारा, यस। त्रिवेणी बेन का केस जो है वो ये बोल रहा है कि कोर्ट के पास कोई डायरेक्ट पावर नहीं है कम्यूटेशन की। कम्यूटेशन का पावर किसका है? कम्यूटेशन का पावर एक एग्जीक्यूटिव पावर। It is not the power of the court of law to actually commute the sentence. It is the power of the appropriate government. But let's say the appropriate government fails in executing the sentence. मतलब जो अथॉरिटी, जेल अथॉरिटी एग्जीक्यूटिव, अगर अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करने में विफल रह जाए तो फिर ऐसी स्थिति में, ठीक, ऐसी स्थिति में त्रिवेणी बेन कहती है, त्रिवेणी बेन का केस कहता है कि भाई अगर एग्जीक्यूटिव अपने पावर को एक्सरसाइज करने में फेल करता है तो फिर उस स्थिति में कोर्ट ऑफ लॉ के पास इतनी पावर आ जाएगी कि वो उस मामले को देखते हुए, उसके सारे सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए, इनके एक्सक्यूज को सुनते हुए ये चाहे तो डिसाइड कर सकती है। डिस्क्रिशन, डिस्क्रिशन, चाहे तो डिसाइड कर सकती है कि भाई इसको कम्यूटेशन देना है या नहीं देना है, और उसको कम्यूटेशन नहीं बोला जाएगा। व्हाट विल बी सेड, ठीक है, व्हाट विल बी सेड इज चेंजिंग और ऑल्टरेशन ऑफ पनिशमेंट। आप उसको ऑल्टरेशन बोलेंगे क्योंकि कम्यूटेशन का पावर अभी भी एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट के पास, ठीक, नॉट एग्जैक्टली रिविजन। ठीक, ये सारी कंडीशंस लगा दी। वथीस्वरन होल सोल पावर दे रहा था, त्रिवेणी बेन ने कहा भैया पावर जिसकी है वही इस्तेमाल करेगा। वो ना कर पाए, उसका कोई रीजन हो, आपके पास प्रॉपर डिस्क्रिप्शन लगे, तब आप इस चीज को ऑल्टरेट करो या उसको चेंज करो, अदरवाइज नहीं कर सकते आप। आई होप आपको वथीस्वरन और त्रिवेणी अब समझ में आ गया। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे हमारा सेक्शन नंबर 54 खत्म। अब 54 खत्म होता है तो सीधे सीधे 55 पे आते हैं, कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ लाइफ इंप्रिजनमेंट। ये हमारे किसी ज्ञानी मनुष्य ने पढ़ा होगा। फिर वो गया मुंबई, उसे अनु मलिक ने बुलाया गरम चाय की प्याली के साथ। वो गया, उसने जाकर के कहा कि मैं लॉ पे मूवी बनाऊंगा। उसने लॉ की एक मूवी बनाई। मूवी में उसने कहा कि तुम्हें आजीवन कारावास होगा। उसने डायलॉग लिखा कि तुम्हें आजीवन कारावास होगा 14 साल। You know, that dialogue or that scenario, that goddamn scenario, this led to the confusion in the entire universe कि लाइफ इंप्रिजनमेंट का मतलब होता है 14 साल। ठीक, कोई था ज्ञानी, तेज बुद्धि चली होगी उसकी, उसने नया नया लॉ पढ़ा होगा कि भैया तुम्हें पता है लाइफ इंप्रिजनमेंट तो 14 साल का होता है। ठीक, वो गया, उसने मूवी बनाई, उसने मूवी में डायलॉग डाला और डायलॉग डाल करके पूरे पूरे के पूरे देशवासियों का दिमाग खराब कर दिया। क्यों? क्योंकि अब आज के जमाने में कोई भी बच्चा जब आईपीसी पढ़ता है और उसका टीचर उसको बताता है कि बेटा लाइफ इंप्रिजनमेंट जो होता है, तो टीचर भी मजे लेता है। टीचर पूछता है कि लाइफ इंप्रिजनमेंट बताओ जरा कितने साल का होता है, बताओ बताओ। तो आदमी छाती चौड़ी करके मुझे मालूम है सर, उस मूवी में बताया था 14 साल, 14 ब्लडी इयर्स। फिर टीचर कुटिल मुस्कान के साथ उसके मुंह पे वर्चुअली थूकता है और कहता है कि अरे गलीच, अरे जड़बुद्धि, अरे हिम मानव, लाइफ इंप्रिजनमेंट मतलब होल लाइफ का इंप्रिजनमेंट ना चिच्चा। ठीक है, हाँ वही तो। मैकॉले की फूफी के लड़के, तेरे में इतनी समझ नहीं है। लाइफ इंप्रिजनमेंट मतलब नेचुरल लाइफ,
वो तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को लगा कि भाई इस बंदे को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया गया है, ये 21 साल का है, घर का इकलौता ब्रेड अर्नर है, ये समझ में आया? घर का इकलौता ब्रेड अर्नर है, 21 साल की उम्र है, इकलौता बच्चा है, पहला क्राइम था, माना बारबेरिक था, लेकिन पहला ही क्राइम था। फाइनेंशियल स्थिति ठीक ना है इसकी, ठीक संदीप भैया था, एस्पिरेंट्स देखा होगा उसका, संदीप भैया, आर्थिक स्थिति ठीक ना थी इसकी, हो गया इससे ऑफेंस। अब इस 21 साल के लड़के को, 20 साल के लड़के को आप दे रहे हो लाइफ इम्प्रिजन, कैसे चलेगा? तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से हाथ पैर जोड़े गए, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का चल खुश रहे, 14 साल कर दिया। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हर केस में लाइफ इम्प्रिजनमेंट को 14 साल कर दे ये जरूरी नहीं, दैट इज इट, ठीक? यस, ओके। सो दैट इज योर सेक्शन नंबर 55। 55 में अलग से आपको नोट मेकिंग करने की जरूरत नहीं है। इन एवरी केस इन विच सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ shall have been passed, the appropriate government may, without the consent of the offender, commute the punishment for imprisonment of either description for a term not exceeding 15 years। ठीक, हर मामले में आप देखते हैं कि इनके पास, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास पावर होता है कि अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट आया है, ठीक, तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट को ये कम्यूट करके कितना कर सकते हैं? 14 साल कर सकते हैं, मतलब अप टू 14 ईयर्स तक ये चाहे तो कर सकते हैं, ठीक। अच्छा, इसमें एक पॉइंट आप लोग ध्यान से लिख लीजिएगा, जस्ट राइट दिस डाउन, इसको लिख लें। even in the मोस्ट ब्रूटल, सेक्शन 55 के लिए बस 2 लाइन, इवन इन द, मिनिमम एज नहीं होती है, सिर्फ देख लिया जाता है सर्कमस्टेंसेस, इवन इन द मोस्ट ब्रूटल केसेस द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, क्या इवन लिखा है? इन द, इवन हटा दो, इन द brutal cases the appropriate government does not hold the power, does not hold the power to commute, does not hold the power to commute the sentence, to commute the sentence of death penalty, and life imprisonment, of death penalty and life imprisonment to a lesser punishment, to a lesser punishment। Do you guys know कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, वैसे भी अगर हम देखें तो रूलिंग्स हैं इसके अराउंड, नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट डू यू नो व्हाई द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डज नॉट डू इट? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ऐसा क्यों नहीं करता? हाँ, आप 433, 433 ए को रीड कर सकते हो, 432, 433, 433 ए, तीनों को रीड कर सकते हैं इन कॉन्टेक्स्ट टू दिस। नाउ द क्वेश्चन इज, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ऐसा करता क्यों नहीं? मान लो कि कोई बहुत बारबैरिक मामला है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को लगा कि भैया हमारे किसी रिश्तेदार का कोई व्यक्ति है, ठीक, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट करती नहीं, पावर है फिर भी नहीं करती, क्यों नहीं करती? कॉमन सेंस लगा के सोचो। सोसाइटी इंपैक्ट, पब्लिक इंटरेस्ट, सिंपल भाषा में कहें तो पब्लिक आग लगा देगी इनको अगर इन्होंने ऐसा किया था। अगर इन्होंने किसी बारबैरिक मामले में, आप ऐसे सोचो कि क्या अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास पावर नहीं था कि वो इवन इन द वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट केसेस, ठीक है, रेप केसेस हो, मर्डर केसेस हो, इनमें क्या कर पाए? कम्यूटेशन कर पाए? कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, नहीं किया, ठीक, एग्जैक्टली, इलेक्शन भी तो जीतना है अगली बार, सो दे डोंट रिस्क देमसेल्व्स, दे डोंट एक्चुअली टेक सच रिस्क्स, दे अवॉइड टेकिंग सच रिस्क, जिससे कि किसी भी प्रकार का कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन आए उनके और जुडिशरी के स्टेटमेंट्स में, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, टॉकिंग अबाउट सेक्शन 55A। ये आपको सिर्फ सेक्शन के एंगल से ध्यान में रखने की जरूरत है, दिस इज अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ऑलरेडी मैंने बताया है। सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला है तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट आपका सेंट्रल गवर्नमेंट हो जाएगी, यूनियन का अगर मामला है तो।
अगर स्टेट का मामला है तो स्टेट गवर्नमेंट वुड बी द अप्रोप्रिएट। ठीक 56 इज ओमिटेड, हाँ पर गया, 55 में था बट 54 पे भी एप्लीकेबल होता है। अब इसके बाद आते हैं सेक्शन नंबर 57, फ्रैक्शनिंग। कई लोग इसमें भी कंफ्यूज होते हैं। फ्रैक्शनिंग का जो सेक्शन है, सेक्शन नंबर 57, ये ब्रॉडली मोर और लेस इक्का दुक्का जगह पे ही इंपॉर्टेंट है, नॉट अदरवाइज इंपॉर्टेंट। ठीक नहीं, 55 ए पे जरूरत नहीं। फ्रैक्शनिंग का मतलब क्या है, सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट समझो। होता क्या है, कई बार आपको किसी ऑफेंस को, ठीक है, जहां पे किसी ऑफेंस के, जनरली अटेम्प्ट के केसेस में होता है, अगर मानिए कोई ऐसा ऑफेंस है जिसका स्पेसिफिकली अटेम्प्ट नहीं बताया गया, तो उसकी पनिशमेंट कहां से गवर्न होगी? फ्रॉम वेयर विल द punishment of that offense govern if the attempt of that offense has not been specifically punished? कोई ऑफेंस है, उसके अटेम्प्ट की कोई पनिशमेंट दी नहीं, व्हाट विल हैपन भाई? अब ऑफेंस हुआ नहीं बट अटेम्प्ट तो किया गया, अटेम्प्ट का कोई प्रोविजन नहीं, तो बचता है ले दे करके आईपीसी का सेक्शन 511। दैट्स ट्रू। सेक्शन 511 उसमें दिया हुआ है कि भाई जहां अगर मान लो कोई ऐसा सेक्शन है जो कि लावारिस है, उसका अटेम्प्ट का कोई सेक्शन नहीं है, तो हम क्या करेंगे? ठीक है, हम ये करेंगे कि भैया आप एक काम करो, आप उस पर्टिकुलर, ठीक है, आप पर्टिकुलर ऑफेंस की मैक्सिमम पनिशमेंट देखो और उसको कितने से मल्टीप्लाई कर दो? मल्टीप्लाई इट विद, अगर सिर्फ अटेम्प्ट हुआ तो मल्टीप्लाई इट विद 20, हाफ 20 बोल रहा है, देखो इनको 1/2, ठीक, 1/2 कर दो, सीधा सा हिसाब किताब। ठीक है, सो इट्स वेरी सिंपल। भाई जहां अटेम्प्ट नहीं है, अटेम्प्ट की पनिशमेंट कितनी होगी? अगर अटेम्प्ट को पनिश करने के लिए कोई ऑफेंस नहीं है, अटेम्प्ट आपको मालूम है पनिशेबल होता है, तो क्या करोगे? मान लो कि 3 साल है पनिशमेंट, 36 महीने, 1/2 कर दो, 18 महीने मैक्सिमम पनिशमेंट हो गई। ठीक, मान लो 7 साल है, 84 महीने, 1/2 कर दिया, ठीक, 42, ये हो गया इसका। तो सिंपली काम हो जाता। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अगर मान लो लाइफ इंप्रिजनमेंट वाला कोई मामला है, जैसे 376 में आता है, ठीक है, 376 में आता है, तो फिर अगर लाइफ इंप्रिजनमेंट का मामला है, तो लाइफ इंप्रिजनमेंट, भाई लाइफ की तो कोई ड्यूरेशन होती नहीं। अच्छा, अटेम्प्ट है, इट इज जस्ट एन अटेम्प्ट, इट वाज नॉट सक्सेसफुल, मतलब कमीशन नहीं हुआ। तो प्रॉब्लम ये फंसी कि अगर ऑफेंस हो जाता तो लाइफ इंप्रिजनमेंट बनता, ऑफेंस अटेम्प्ट हुआ है तो कोई प्रोविजन नहीं है, तो हम क्या करें? हम जहां लाइफ इंप्रिजनमेंट है वहां पे ड्यूरेशन कितना मानेंगे? 20 साल। वी कंसिडर इट टू बी 20 ईयर्स। ठीक, और हम क्या करेंगे? 20 ईयर्स को 1/2 करेंगे। ठीक, तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा ऑफेंस अटेम्प्ट करता है, ठीक है, ऐसा ऑफेंस अटेम्प्ट करता है जो कि मान लो जिसका कोई पनिशमेंट नहीं दिया हुआ है, या जिसका जो पनिशमेंट दिया हुआ है अटेम्प्ट की, वो फॉर एग्जाम्पल नहीं प्रोवाइडेड, लेकिन लाइफ इंप्रिजनमेंट है, ये हमें पता है कि द ऑफेंस इज पनिशेबल विद लाइफ इंप्रिजनमेंट, तो हम लाइफ इंप्रिजनमेंट को 20 साल मानेंगे और 20 को 1/2 से मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है, अभी देखा बेटा 54 में, 54 एंड 55 में यही तो देखा अपन, दैट्स व्हाट वी सॉ प्रज्ञा, 54 55 कम्यूटेशन। ठीक, तो क्या करेंगे भैया? 20 साल इंटू 1/2 कर दो, खत्म किया, यही रूल है। समझ में आया? फ्रैक्शनिंग का मतलब है, और सेक्शन 57 की फ्रैक्शनिंग का मतलब है सिर्फ वन पॉइंट, देयर इज ओनली वन पॉइंट, क्या? कि जहां लाइफ इंप्रिजनमेंट वाला कोई ऑफेंस हो, उस ऑफेंस को करने का अटेम्प्ट हो, वो अटेम्प्ट अनसक्सेसफुल हो, तो अनसक्सेसफुल होने पे आप पनिश कैसे करोगे? हाउ विल यू पनिश द ऑफेंडर? क्योंकि अटेम्प्ट का तो कोई प्रोविजन है नहीं और अनसक्सेसफुल हो गया है, और 511 बोलता है कि हाफ कर दो, अगर अटेम्प्ट है तो हाफ पनिशमेंट दे दो, मैक्सिमम आप हाफ पनिशमेंट दे सकते हो। लेकिन भाई जब मैक्सिमम पनिशमेंट लाइफ इंप्रिजनमेंट है तो हाफ कैसे करो? तो लाइफ इंप्रिजनमेंट जहां ऐसी जरूरत पड़ जाए उसको 20 साल काउंट करो और इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि मैक्सिमम पनिशमेंट ऐसे ऑफेंस के अटेम्प्ट की होगी 10 साल। ठीक, खेल खत्म, 10 आजम। ठीक है, लिख लो इसको, शॉर्ट में लिख लो, जस्ट राइट दिस डाउन, शॉर्ट 2 लाइन लिख लोगे, याद रहेगा, बाद में भूलोगे नहीं। सेक्शन 57 के लिए लिख लीजिए, सेक्शन 57, अगर मैक्सिमम डेथ पेनाल्टी, बेटा जहां जहां डेथ पेनाल्टी होती है ना, जहां जहां डेथ पेनाल्टी होती है उसके साथ लाइफ इंप्रिजनमेंट भी होता है। ठीक, लाइफ इंप्रिजनमेंट साथ में चलता है, एक भी ऐसा ऑफेंस नहीं है जहां सिर्फ ओनली डेथ पेनाल्टी, लाइफ इंप्रिजनमेंट साथ में चलता है हमेशा। ठीक, और जनरली ऐसे में अटेम्प्ट वगैरह भी होता है, दैट इज ऑल। फाइन से कोई फर्क नहीं पड़ता, फाइन तो कितना भी हो सकता है, वो भी अपन पढ़ेंगे 63 में, वी लुक एट द अमाउंट ऑफ फाइन। ठीक है, भावना, दैट इज, मैंने वही चीज डिस्कस की ना कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हर मामले में, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हर ब्रूटल मामले में कम्यूटेशन नहीं करता। 55 ये बोलता तो सही है,
ये बोल देता है कि हाँ कम्यूटेशन पॉसिबल है, 54 बोल रहा है कम्यूटेशन पॉसिबल है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो कर सकता है, लेकिन हर मामले में करता नहीं है। कम्यूटेशन का पावर है, इसका मतलब ये नहीं कि कम्यूटेशन का पावर हर केस में यूज किया जाएगा, या हर डेथ पेनल्टी के केस में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उठ के कहेगी कि मैं बचाएगा तुझे। ठीक, ये ठीक, लिख लीजिए 57 के लिए, अंडर सेक्शन 57 या सेक्शन 57 ऑफ आईपीसी provides that in calculating fraction of terms of imprisonment, section 57 of IPC provides that in calculating fractions of terms of punishment, in calculating fractions of terms of punishment, comma, imprisonment for life shall be reckoned, imprisonment for life shall be reckoned as equivalent to imprisonment for 20 years, as equivalent to imprisonment for 20 years. Full stop. Full stop. In view of this, there is a case by the name of, in view of this, there is a case by the name of Lakshman Naskar versus SOWB. In view of this, there is a case by the name Lakshman Naskar versus State of West Bengal, which states, ये लिखा रहा देखा, in view of this, there is a case by the name of Lakshman Naskar versus State of West Bengal, in which it is provided that for the offense of attempt to commit rape punishable under section 376 2A, under section 376 2A, इसको एक बार आप रेफर कर लीजिएगा, read with section 511 read with section 511 comma maximum sentence would be dash imprisonment, maximum sentence would be dash imprisonment of dash years, fill in the blanks. आरजेएस की वैकेंसी आ गई है। व्हाट इज द डेट ऑफ द एग्जामिनेशन? कब शुरू कर रहे हैं भाई? डेट ऑफ द एग्जामिनेशन, काफी एक्साइटेड, अभी डेट अनाउंस नहीं की गई है, ठीक है। 83 तो क्या सुनने का था काफी टाइम से, 83 ठीक हो जाएगा, दिसंबर तक हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। अच्छा मोहित शेयर कर दे यार, जो शेयर इट ऑन द आइदर ऑन द ग्रुप और शेयर इट विद मी डीएम में। हाँ वैकेंसी नोटिफिकेशन होगा, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक। हाँ जी भाई साहब, पहले क्वेश्चन का आंसर दे दो। व्हाट काइंड ऑफ इम्प्रिजनमेंट, सिंपल और रिग्रेस? हाँ शाबाश शिखा, बढ़िया। अच्छा ऊपर भी आए थे आंसर्स 1 by 2 करेक्ट। नुपुर, कृति, रक्षा, हनी, काजल, अनुपम, अनुभूति, श्रीविद्या, शिशिर, नुपुर, यस बढ़िया। काजल, कृति, हरदीप, रक्षा, कशिश, राजेश, रिद्धि, गुरलीन, करेक्ट है राजेश, काजल, प्रज्ञा, मसरूफ, ईसा, उमा, गुरलीन, यस। रिग्रेस imprisonment of how many years? Regress imprisonment of 10 years. That's it. Fair enough. We are done. We are done for the day. Now, my dear students, just quickly let me know in the chat box. आज की क्लास में जो भी पढ़ा क्या वो समझ में आया? बता दीजिए जल्दी से। चमका क्लियर हुआ? गुड इवनिंग सर। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मसूद, बताओ सर एक डाउट है, जो सेक्शन 50 पे है, इसमें लास्ट में लाइन है उस दंड को ऐसी अवधि के लिए जो 14 वर्ष से अधिक ना हो। सर ये बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ ठीक है, जो कि 14 वर्ष से अधिक ना हो, मतलब मान लो मसरूफ किया अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ठीक है,
किसी बच्चे जी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिली है, ठीक? ठीक ओके सर अगर उस लाइफ इम्प्रिजनमेंट को कम्यूट करते हो मतलब छोटा करते हो, ठीक है छोटा करते हुए भी मैक्सिमम आप उस व्यक्ति को कितनी सजा दे सकते हो? अब ठीक है सर समझ में आ गया अगर 14 अपने उसे हम कम करते हैं तो 14 वर्ष से अधिक नहीं दे सकते सर हम एग्जैक्टली मैक्सिमम 14 वर्ष दे सकते हो। अगर कम्यूट करके तुम चाहो, मान लो तुम अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट 10 साल की सजा दे सकते हो क्या? कैन यू डू दैट? यस सर व्हाट द पॉइंट? थैंक यू सर ओके, फेयर इनफ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, परफेक्ट। अब उसके लिए मैं कुछ निंजा टेक्निक निकाल रहा हूँ एक्चुअली कि मैं कैसे आप लोगों की कॉपीज देख पाऊँ, ठीक है? क्योंकि कई स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेजेस किए कि सर थोड़ा सा मेंस की अगर कुछ कॉपीज अगर देख पाएँ तो सही रहेगा, या कुछ अगर टेस्ट करवा लें जिससे कि ये चीज़ें चेक हो पाएँ, ठीक? तो थोड़ा हेल्पफुल हो जाएगा। सो मैं इसके लिए कुछ निंजा टेक्निक पता लगा रहा हूँ, अगर ऐसा कुछ भी होता है तो आई लेट यू गाइस नो, ठीक है? बट या आई एम इन द प्रोसेस ऑफ वर्किंग आउट ऑन दैट, ठीक? चलो यार, जस्ट मेक लेट मी नो दैट जो भी पढ़ा के आपको समझ में आया बताओ। स्टार्ट बताइए, ठीक है जी, आई स्टार्ट बताइए, ठीक है? चले, फेयर एनफ, जी और जीने दो। अरे नुपुर का क्वेश्चन क्या रह गया सर? आज आपकी क्लास कब हो रही है? बीच-बीच में 1-2 दिन से। यार रक्षा मेरे को कोई आईडिया नहीं है क्योंकि यहाँ पे तो एवरीथिंग इज फाइन। सर राजस्थान हाई कोर्ट की वेबसाइट पे तो नहीं आई नोट। अरे तो ठीक है ना, जब डेट अनाउंस होगी ना नुपुर तो वैसे भी ढिंढोरा पिट जाएगा। इतना लोड मत लो, पढ़ाई पे फोकस करो, पढ़ाई करते रहो ना, पढ़ाई का पेस कम नहीं होना चाहिए। द पेस ऑफ योर स्टडीज शुड नेवर गेट अफेक्टेड बाय द नोटिफिकेशन एंड ठीक? ओके, मोहित ने कुछ पूछा था। हेलो? हेलो? यार किसी को मोहित की आवाज आ रही है क्या? हाँ, हाँ, गॉट इट, गॉट इट। मोहित यार आवाज नहीं आ रही आपकी। आईपीसी आपकी पहले है क्या किसी बैच में? ना, नहीं। Okay. So no per section number 21 short में समझा दे रहा हूँ. Explanation number 2. Whenever the words public servant occur, they shall be understood of every person who is in actual possession of the situation of a public servant, whatever legal defect there may be in his right to hold that situation. इसका मतलब ये है नुपुर कि not just नुपुर everyone, अगर किसी को भी डाउट हो तो समझ में आ जाएगा. अगर कोई public servant है, तो while we are considering that person as a public servant, हम उसके appointment में अगर किसी प्रकार का कोई defect रहा, किसी प्रकार की कोई त्रुटि रही, मान लीजिए कि ऑफिशियल गजट में उनका नाम नहीं पब्लिश हुआ या उनको अपॉइंट करने का जो पूरा प्रोसेस था उसकी सारी स्टेजेस को फॉलो नहीं किया, मतलब बेसिकली अगर उस पब्लिक सर्वेंट को अपॉइंट करने का जो प्रोसेस है, ड्यू प्रोसेस, वो प्रॉपर्ली फॉलो नहीं हुआ, यानी कि उनके अपॉइंटमेंट में किसी प्रकार का अगर कोई डिफेक्ट था, इस पे ध्यान नहीं दिया जाएगा व्हाइल अंडरस्टैंडिंग वेदर और नॉट दैट पर्सन इज अ पब्लिक सर्वेंट। मतलब डिफेक्ट के बेसिस पे आपका पब्लिक सर्वेंट होना या ना होना नहीं जज किया। समझ में आया? पब्लिक सर्वेंट आप अपने फंक्शन की वजह से होते हो, ना कि अपने अपॉइंटमेंट की वजह से। अपॉइंटमेंट में डिफेक्ट होता होगा, लेकिन फॉर दैट पर्पस अगर आप पब्लिक फंक्शन कर रहे हो, पब्लिक फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हो, यू विल बी कंसिडर्ड एज अ पब्लिक सर्वेंट। नो, समझ में आया बच्चे? क्लियर हुआ? अरे मतलब आप जज हो, फॉर एग्जाम्पल आप जज हो, पब्लिक सर्वेंट होगे, अगर मान लो कि आपके अपॉइंटमेंट में किसी प्रकार का डिफेक्ट है तो भी आप रहोगे तो पब्लिक सर्वेंट ही। दिस इज द पॉइंट। ओके नुपुर, अगर समझ में आ गया हो या अगर आप ये क्लास बाद में देखो तो fair enough, ठीक है? शायद नुपुर ही चली गई। अच्छा है, ठीक है, यस आइए कंप्लीट हो गया। फेयर एनफ सर, इंटरोगेशन पुलिस कस्टडी में ही होता है, पुलिस लॉकअप में, नॉट एक्चुअली लॉकअप बट या पुलिस ही करती है, पुलिस ही करती है वो इंटरोगेशन। पुलिस इंटरोगेशन जो है वो लॉकअप में भी हो सकता है, वो लॉकअप के बाहर भी हो सकता है, अगर पुलिस रिमांड नहीं मिली तो कहीं पे भी कर सकते हैं। ठीक, चलो यार, लेट्स रैप अप टुडेस लेक्चर। आज का बस समाप्त करते हैं। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, गुड इवनिंग, बेला चाओ, जी और जीने दो एंड यस एग्जैक्टली। ओमा ने कुछ क्वेश्चन पूछा बट मैं नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है? चलो सर दुख रहा है भाई अभी। मोहित नेक्स्ट क्लास में देख ले क्या डाउट प्लीज भाई, थोड़ा सा हेडेक हो रहा है, थोड़ा सा, ठीक चलेगा?